हाँ जी, इसके बाद अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की तो वो भी हम देख लेते हैं। जैसे आपके पास H2 है, H2 पॉजिटिव एंड H2 नेगेटिव, तो इस तरह के कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी आपने चेक करनी है। अब इनका बॉन्ड ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। देखिए, इसका तो आप वैसे ही मालूम कर सकते हैं कि हाइड्रोजन के पास टोटली दो ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें दो के दो जो होते हैं वो बॉन्डिंग में होते हैं, आपको पता है। और इसमें दो थे इलेक्ट्रॉन, तो अब एक बॉन्डिंग में रह गया है, तो एंटी बॉन्डिंग में तो जीरो है, तो टू। तो इसका सर 1/2 है। अब इसमें आप देखें, दो इलेक्ट्रॉन थे, एक एक्स्ट्रा आ गया, मतलब दो बॉन्डिंग में है, एक एंटी बॉन्डिंग में है। तो इसका आंसर भी 1/2 ही आ रहा है। तो 1/2। अब आपको यहाँ पे फैसला करना होता है सर कि इसका भी 1/2। इसका तो समझ आता है कि इसका वन ही आएगा बॉन्ड ऑर्डर निकल के, तो हमें पता था ये तो मोर स्टेबल है इन सब में से। लेकिन इस दोनों का 1/2 है, तो हम कैसे फैसला करेंगे? तो इसका बड़ा सिंपल है। जो नेगेटिव होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। क्यों सर? उसकी ये रीजन होती है कि उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे एक, वो एंटी बॉन्डिंग में है। तो आपने पहला पॉइंट ये पढ़ा था कि सर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जो होते होने चाहिए वो कम होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ गया जो कि स्टेबिलिटी नहीं काज करा, अनस्टेबिलिटी काज करेगा। और यहाँ पर आप देखें तो जीरो अनबॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है। तो ये स्टेबल होगा, आपके पास जो पॉजिटिव वाला होगा वो स्टेबल होगा, फिर नेगेटिव आएगा। इसी तरह लिथियम, लिथियम टू पॉजिटिव एंड लिथियम टू नेगेटिव, तो इस तरह से आप इनकी स्टेबिलिटी बता सकते हैं। ठीक हो गया जी। फिर आपको पैरा और डायमैग्नेटिक की एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे बाजुकात ये होता है आयनिक कंपाउंड या कंपाउंड ऐसे दिए होते हैं, Na2O, 2O3। तो इसके बाद आप के पास होता है Na2O और KO2। इस तरह के कंपाउंड्स दिए होते हैं। ठीक हो गया जी। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। अब यहाँ पे आपने बताना होता है कि कौन सा पैरा है और कौन सा डायमैग्नेटिक इन नेचर है। तो इस तरह के जब भी कंपाउंड आए तो आपने डिसोसिएशन करवा लेनी होती है कि 2Na पॉजिटिव टूटेगा, बनेगा, और +O2 नेगेटिव बनेगा। अब आपने ना इनमें से देखना है कि अगर एक भी आयन जो होगा वो अनपेयर्ड हुआ, एक भी आयन अनपेयर्ड हुआ तो वो पैरामैग्नेटिक। देखें, इसमें सोडियम में 11 होते तो 10 ये पेयर्ड है। और ऑक्सीजन में आप चेक करें तो O2 टू नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि वैलेंसी पूरी करनी है आपने, टू साथ आएगा। तो आपको पता है कि 8 दूनी 16 और दो ऊपर चार्ज है 18, तो ये भी पेयर्ड है। तो सर इसका तो बात ही नहीं बनती। O3 की बात करें तो ये भी पेयर्ड है, सारे के सारे पेयर्ड हैं। क्योंकि आठ ऑक्सीजन जो होता है उसमें 8 होते हैं, 8 × 24, डायरेक्टली 24 इलेक्ट्रॉन है, डिसोसिएट ही नहीं होता ये तो। इसके बाद Na2O, तो ये भी पेयर्ड होगा। लेकिन इसकी बात अगर आप करें, पोटाशियम पॉजिटिव और O2 नेगेटिव, क्योंकि ये सुपर ऑक्साइड है, आपको पता होना चाहिए। जब भी आप बात करेंगे सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, ये जब हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक तब आपको पता चलता है। तो यहाँ पे देखे, ऑक्सीजन 8 दूनी 16 और एक इलेक्ट्रॉन ये है 17। तो सर ये अनपेयर्ड है, तो इट मींस दिस इज योर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये सारी बातें थी एमओटी के रिलेटेड। कोई आपका सवाल है एमओटी के रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं जी। अभी तक जो पढ़ा है हमने, कोई सवाल हो उसके मुतालिक। कोई क्वेश्चन हो तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं बैक बॉन्डिंग की। बैक बॉन्डिंग आपके लिए शायद नया कॉन्सेप्ट हो। ठीक है। एमओटी जो होती है बेटा, कोवलेंट कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करती है, याद रखें। तो बैक बॉन्डिंग जो होती है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रही है, बैक बॉन्डिंग क्या है ये आप लोगों के लिए एक नया कंसेप्ट है। इसको समझने से पहले एक एग्जांपल पे फोकस करते हैं। आपने देखा BF3 जो होता है कंपाउंड। अब आपको पता है कि सिंगल जो बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 150 या 154 एंगस्ट्रम के करीब।
1.54 अंगस्टन के करीब होती है, और डबल की जो होती है वो 1.34 अंगस्टन के करीब होती है। तो ये तो इतना तो आपको पता है। अब आप देखिए BF3 में बाण जो होते हैं ये सारे के सारे सिंगल हैं सर। तो BF3 की जो बाण है, BF बाण की जो बाण लेंथ है वो आनी कितनी चाहिए, 1.50 या 1.54 के अराउंड बोट आनी चाहिए सर, इतनी ही होनी चाहिए, क्योंकि सारे के सारे बाण ही सिंगल है। लेकिन आपको हैरान कुन बात यहाँ बताऊं कि इसकी जो बाण लेंथ निकल कर आती है वो 1.30 अंगस्टन होती है सर। ऐसा कैसे, ये सिंगल और डबल बाण के दरमियान में होती है। ये तो बड़ी हैरानगी वाली बात है, ऐसा क्यों होता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए बैक बाण आता है, बैक बाण। इसको कैसे सर आप एक्सप्लेन करते हैं, अभी समझ लेते हैं। आपको पता है बोरोन में हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, और बोरोन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1s2, 2s2 एंड 2p1। अब देखें इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है सारे चार, और एक आता है पी में। अब इसके पास सर दो जो आर्बिटाल है वो वैकेंट होते हैं। अगर हम बात करें कि बोरोन 3 बाड कैसे बनाता है, ये तो एक ही बना रहा है, तो ये एक्साइटेशन हो जाती है। एक्साइटेशन करवा दें इसकी जी, यहाँ से एक, और एक यहाँ पे आ गया। अब सर एक वैकेंट आर्बिटल इसके पास मौजूद है। सर एक्सप्लेन करें, देखें BF3 जो बाड है कैसे बनता है। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, कुछ लोगों को तो ये ही नहीं पता होता कि फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर हैं। फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर हैं सर। सब जितने भी फ्लोरीन है इनके पास 3 3 लोन पेयर हैं। तो सर 3 लोन पेयर होने की वजह से आपको पता है इसके पास एक वैकेंट आर्बिटल मौजूद है। और आपको नहीं लगता कि इस बेचारे के पास वैकेंट आर्बिटल मौजूद है, और फ्लोरीन जो होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, वैकेंट आर्बिटल में ओवरलैपिंग करेगा, ओवरलैपिंग करेगा सर। एक तरफ से तो जो फ्लोरीन है वो बोरोन के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है बांड वाले, क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिव है ना। दूसरी तरफ से वो बैक बांड भी बना रहा है, इसी को तो बैक बांड बोलते हैं। कि फ्लोरीन जो होता है ये इसके साथ बोरोन के साथ बैक बांड बनाता है, लोन पेयर शेयर करता है। कैसे करता है देखें, ये फ्लोरीन एक देता है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको, और ये फ्लोरीन F1 बोल देते हैं, इसको F2 बोलते हैं, फिर F3 बोल देते हैं। फिर आपके पास दूसरा फ्लोरीन देता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अब सर आपको समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पे डबल बॉन्ड का करेक्टर डिवेल्प हो रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड का करेक्टर डिवेल्प हो रहा है। तो यही रीजन होती है कि जो बोरोन की BF बॉन्ड लेंथ होती है वो सर 1.30 होती है। तो ये बात आपको इसी तरह फिर F2 देता है। तो सर क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्या ये रेजोनेंस है। हाँ जी, आप लोगों से मेरा सवाल है, जल्दी से बता दें ये रेजोनेंस है या नहीं है। माइक ऑन करके बता सकते हैं, चैट में बता सकते हैं जी। एनीवन। हाँ जी, जाहिद साहब ने बताया कि जी हाँ आई थिंक। तो देखें बेटा, आपको रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपने बड़ा लाइटली लिया हुआ है रेजोनेंस को कि सर बहुत आसान है। तो ऐसी बात नहीं है, रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आपको नहीं आ रहा। रेजोनेंस में सेम इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, उसकी पहली कंडीशन ही यही है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से जो स्टार्ट होते हैं यही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं थ्रू आउट द सिस्टम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर डिफरेंट एटम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आप कैसे इसको रेजोनेंस कह सकते हैं सर, दिस इज नॉट रेजोनेंस, दिस इज बैक बॉन्डिंग, ये रेजोनेंस नहीं है। तो इस बात को समझ लें कि रेजोनेंस में सेम इलेक्ट्रॉन थ्रू आउट द रिंग फ्लो करते हैं, जबकि बैक बॉन्ड में डिफरेंट बॉन्ड्स आर इन्वॉल्व टू शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म बॉन्ड। तो ये सर मेन डिफरेंस है इसमें, बैक बॉन्डिंग और रेजोनेंस में।
इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि बी एफ बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है BF3 में और BF4 नेगेटिव में, तो बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है यहाँ पर आपने। तो बॉन्ड लेंथ कैसे कंपेयर करेंगे? आपको हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए इनकी। हाइब्रिडाइजेशन निकालने आप, ठीक हो गया जी। तो वो कैसे निकालेंगे? इन BF4 इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, और जो आपके पास BF3 होता है इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। तो आपको यहाँ से एक बात पता चल गई है, ठीक है, कि जो sp2 होता है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, जबकि sp3 में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। आपको पता है सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये कंपेयर कर सकते हैं। अब डिफरेंस चेक करते हैं सर, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और बैक बॉन्ड में क्या डिफरेंस है? जो क्वेश्चन होता है आप अपना माइक ऑन करके पूछा करें। जब आपको मैंने अलाउ कर दिया अब माइक ऑन करके, तो चैट नहीं मैं आपकी पढ़ सकता। बैक बॉन्ड इतना लंबा आप लिख देते तो फिर टाइम नहीं है इतना हम चैट को पढ़ें और साथ आपको बताएं भी। तो कोऑर्डिनेट बाड और बैक बाड में क्या डिफरेंस है? तो याद रखें क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं, तो इनमें कोई ना कोई डिफरेंस तो होगा। तो सर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जमीन आसमान का इनमें डिफरेंस है। कि ये जो बाड बनता है, ओवरलैपिंग ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल एंड लोन पेयर ऑफ ऑर्बिटल इन डिफरेंट स्पीशी। यानी इस केस में आपके पास दो स्पीशीज का होना बहुत जरूरी है। यानी जैसे आपको मैं मिसाल दूं NH3 और H पॉजिटिव, तो सर इनकी समझ आती है बात के दो स्पीशीज हैं। NH3 के पास लोन पेयर होता है और हाइड्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो दो बातें यहाँ पे आपको, यानी दो स्पीशीज का होना बहुत जरूरी है, तभी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। एक बात, बाज औक़ात ऐसा भी होता है कि एक ही मॉलिक्यूल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा होता है, वो एक अलग से केस है, वो आपको अभी मैं समझाता नहीं हूँ। बैक बॉन्ड के लिए पता क्या होता है कि विद इन सेम मॉलिक्यूल के अंदर शेयरिंग होती है। सेम मॉलिक्यूल के अंदर जो होती है वो शेयरिंग होती है। तो ये इनमें मेन डिफरेंस है कि फ्लोरीन आपने देखा बोरोन के जो वैकेंट ऑर्बिटल को एक ही मॉलिक्यूल में डील कर रहा था, जबकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो था दो डिफरेंट एटम। अब आपने शायद यही क्वेश्चन पूछा हो कि सर वो COH, मुझे मैंने पढ़ा नहीं है, बहरहाल मैं आपको बताता हूँ। अब कंडीशन क्या है सर, बैक बॉन्ड क्या हर मॉलिक्यूल के दरमियान हो सकता है? बैक बॉन्ड की कंडीशन क्या है वो हम देख लेते हैं। देखें, इसके लिए बड़ी सिंपल कंडीशन है। जैसे आपके पास एक आसान तरीका बताता हूँ बैक बॉन्ड को कंपेयर करने का। तो बैक बॉन्ड याद रखिएगा, ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो, ऑर्बिटल्स हैविंग ऑलमोस्ट सेम एनर्जी होनी चाहिए उनकी, वो। और दूसरा, एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और दूसरे के पास लोन पेयर होना चाहिए। ये दो कंडीशन है सर। क्या मतलब है आपको समझा देता हूँ। BF3, BCl3 और BBr3, ये तीन है सर। आपको VBT में भी ये बात बताई थी कि इसके पास बोरोन के पास 2p होता है और फ्लोरीन के पास भी 2p होता है। देखिए सेम एनर्जी वाले आ गए। अब यहाँ पे 2p होता है, एक के पास 3p, तो सर एक छोटा एक बड़ा एनर्जी गैप आ गया। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी लेकिन पुअर होगी लेकिन कंसीडर नहीं करेंगे हम। 2p और 4p, यहाँ पे सर साइज बड़ा होने की वजह से बरोमीन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को नहीं दे पाता, इलेक्ट्रॉन नहीं देता वो। ठीक हो गया। देखिए साइज बड़े जिनके होते हैं ना, एटम्स के जिनके साइज बड़े होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को स्टेबलाइज कर लेते हैं, वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करते। तो यही रीजन होती है, यहाँ पे बैक बॉन्ड नहीं होगा। तो बैक बॉन्ड एक तो जिनकी एनर्जी सेम होती है उनमें एग्जिस्ट करता है, और जिनकी अच्छी ओवरलैपिंग हो।
तो BF3 में बैक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है और BCl3 में बहुत कम, लेकिन थोड़ा बहुत कह सकते हैं। बाकी BI3 और इनमें एग्जिस्ट नहीं करता। तो जिनमें ये कंडीशन फुलफिल होंगी वही बैक बॉन्डिंग के हकदार होंगे। अब इसके मुतालिक एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से है। BF3, BCl3, BBR3 एंड BI3, इनमें से अच्छा लेविस एसिड कौन सा है आपके मुताबिक जी? आप बड़े क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़े होंगे। विच वन इज गुड? BI3 BI3 लेविस एसिड, ऐसा क्यों है? because of large size of iodine. लार्ज साइज ऑफ आयोडीन एक। अच्छा, और इसकी रीजन है बेटा? कोई और बताना चाहे? देखिए बड़ी सर वांट सेंट्रेंस भी तो आ जाएगी ना फिर इसमें। कॉन्जुगेट बेस टेबल ये भी। अच्छा सुन लें। अब आपको पता है कि BF3 जो है सर, ये बाण बना चुका है ऑलरेडी फ्लोरीन के साथ। मतलब ये ऑलरेडी स्टेबल हो चुका है ना। तो स्टेबल है। इनमें से आप देखिए, स्टेबल जो होता है कंपाउंड वो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। तो स्टेबल इनमें से कौन सा है? BF3 है। तो अनस्टेबिलिटी का ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है ना BI3 की तरफ। तो BI3 सर अनस्टेबल है। एक तो ये रीजन हो गई। स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, जबकि ये BI3 है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक हो गया। तो ये मेन रीजन है कि जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो लेविस एसिड होता है। और यहाँ पर आपको दूसरी रीजन मैं आपको बता दूं कि आयोडीन का साइज इतना बड़ा होता है कि वो इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता इसको, तो कोई बैक बॉन्ड नहीं बनता। तो बैक बॉन्ड नहीं बनता, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल तो अभी भी मौजूद है ना बोरोन के पास। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इजीली आ जाएंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जबकि BF3 में बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो नहीं लेता। इसी तरह क्लोरीन में कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो नहीं ले पाता। तो ये रीजन होती है मेनली। बैक बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है यहाँ पे। तो आज तो काफी चीजें हमने पढ़नी थी, लेकिन टाइम जो है वो बड़ा शॉर्ट है, तो मुश्किल है, नहीं हो सकती। कोई सवाल है आपका तो बताएं जी।